मस्जिद को खुदवा लीजिए, मूर्तियाँ न निकले, तेजवीर सिंह गर्दन कटवा देगा, इतना बड़ा दावा कर रहा। और मैं तो कहूँगा ये दोनों तो, राहुल और अखिलेश, एक अबूझ बालक है। तो अखिलेश यादव तो एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उस दौरान शायद आपकी मुलाकात भी रही हो, तो कमी के अलावा अगर अखिलेश यादव की अगर मैं बात करूं, किसी अच्छाई की बात करूं, खासियत की बात करूं, या उनके किसी अच्छे काम की बात करूं, तो वो क्या लगता है? आजम खां यहाँ की दहाड़ा मारो, सालों को ये कर दो वो कर दो, हिंदुओं के खिलाफ तमाम FIR हुई जो आज तक चल रही थी। तुष्टीकरण से वो अपने को बचा नहीं पाए। योगी जी के समय में किसी ने हिम्मत की है दंगा करके दिखाए? जो उस समय अतीक अहमद अंसारी अखिलेश के समय में बादशाह बन रहे थे, आज नामो निशान है उनका, इस जमीन पर है वो। तुम आज राम मंदिर की वकालत कर रहे हो। तुमने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, सरयू का रंग लाल हो गया था नदी का। आज तुम्हें याद आ रहे रामलला? मैं तो ये कहूँगा बेशर्मी की भी कोई हद होती है। तो आज ऐसी वर्षा जो भगवान श्री कृष्ण ने की थी मथुरा वृंदावन में, तो ऐसी वर्षा हर बार योगी जी करके जा रहे। 2012 के बाद फिर 17 का चुनाव आया विधानसभा का। 17 में मुझे बुला के आदेश हुआ दिल्ली से कि आपको फिर से जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है। अब 3 बार सांसद रहने के बाद 2 बार जिलाध्यक्ष, थोड़ा मुझे असमंजस में तो था, लेकिन निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के आदेश को मैं सिरोधार्य समझता था और अपने को एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में देखता था। मैंने वो आदेश स्वीकार किया और मुझसे 1-2 बड़े लीडर ने कहा भाई मथुरा में खाता खुलना चाहिए, 15 वर्ष हो गए, कोई विधायक नहीं है मथुरा में। मैं 2 सीटों का वायदा करके आया, मैं कैसे भी करूं 2 सीटें आपकी झोली में जरूर लेकर आऊँगा। चुनाव हुआ, भगवान की ऐसी कृपा रही कि 5 में से मेरे अध्यक्षी काल में 4 सीट विधानसभा की हम जीते और माट सीट जहाँ से SK शर्मा लड़ रहे थे, उन्हें ये पूरा आभास नहीं था कि मैं जीत भी सकता हूँ, क्योंकि उससे पहले 12 में प्रणतपाल सिंह लड़े थे वहाँ से और कुल 4200 वोट हमारी आई थी। बड़ा अंतर। लेकिन माट में भी हम 62,000 पर पहुँच गए 4200 वोटों से। अगर और मेहनत हो जाती तो हम 5 सीट जीत जाते। ये स्थिति है। देखिए सर, जिस तरीके से आप 96 में शुरुआत रही, सांसद बने, फिर 98 में बने, फिर 99, मतलब 3 बार लगातार बने गए, तो सर उस समय का दौर कैसा था, कैसी राजनीति थी और उस समय के कद्दावर नेता थे, तो किस तरीके से सर आपके लिए चुनौती थी और फिर जीत दर्ज की आपने? देखिए, मैं तो कहा जाए उस समय एक राजनीति में नया बालक था, उस समय के हिसाब से देखा जाए। जी, प्रतिद्वंदी कौन थे? उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उससे पहले मैंने एक रिकॉर्ड बनाया था मथुरा में। मैं 4 बार जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष रहा और मैं 1-2 बार मैं लड़ा नहीं, चेयरमैनी का डायरेक्टर तो बन गया, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हुई, मेरे ही रिश्तेदार सामने आ गए। एक बार दिगंबर सिंह जी ने कहा कि भाई मत लड़ो, तो लड़ने का वो मैंने छोड़ दिया, लेकिन जो लड़े, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, उनको 1-1 साल रहने दिया मैंने। अविश्वास प्रस्ताव ला के फिर मैं चेयरमैन हो गया। तो मैं 87 से 5 जून 87 को मैंने चार्ज लिया था और 2000 तक मैं कोऑपरेटिव बैंक का, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा। लंबा समय।
मेरी 26.5 साल उम्र थी। हम्म, 2-3 साल पहले पढ़ाई छोड़ी थी मैंने। बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं हुआ। उससे पहले मैंने छात्र राजनीति की, किशोरी रमन डिग्री कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा मैं, और जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा। उस चुनाव को 1823 वोटों से मैं जीता। इतना जबरदस्त जीत हुई। तभी से जीत का सिलसिला मेरा जारी रहा, जी। और 3 लगातार मैं चुनाव लोकसभा के जीता। पार्टी ने इसी आधार पर मुझे टिकट दी कि जब 4-4 बार जो बैंक का चेयरमैन हो रहा है इतनी कम उम्र में, तो भाई कुछ तो बात इसमें होगी। मौका दो। तो मेरे सामने सब मेरे बड़े भाई थे। पारिवारिक लड़ाई बन गई है। मैं सम्मान करता हूँ, अब भी तीनों का बहुत सम्मान करता हूँ। कौन कौन? मेरे 96 में खिलाफ थे श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, श्री श्याम सुंदर शर्मा जी, और श्री चौधरी सरदार सिंह जी। वहाँ ये तीनों, मैं अपने को इनके सामने बहुत असहज महसूस कर रहा था। ये बहुत बड़े खिलाड़ी थे राजनीति के। मुझे ये लगता था तेजवीर तू गलत पत तो नहीं फंस गया, लेकिन जनता ने ऐसा प्यार दिया मुझे कि उस चुनाव को मैं 64,000 वोटों से जीता, पहले चुनाव। लेकिन कुछ दुर्भाग्य भी था मेरा राजनीति में कि 3 साल में 3 चुनाव लोकसभा के लड़े कोई तो पागल हो जाएगा। जब तक थकान नहीं उतरती थी शरीर की, चुनाव आ जाता था। फिर आर्थिक संकट भी झेलना पड़ता था। जब 3 चुनाव लड़ोगे, एक चुनाव में ही व्यक्ति ऐसा हो जाता है, तो वो भी सामने समस्या आती थी। लेकिन दूसरा चुनाव लड़ा। दूसरा चुनाव मेरा, हमारे उद्योगपति हैं, मेरे मित्र हैं महेश पाठक जी, वो मेरे खिलाफ लड़े, और कुंवर मानवेंद्र सिंह जी जो 2 बार MP रहे थे, वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े। तो मैं उस चुनाव को 1,90,033 वोटों से जीता। बहुत बड़ी जीत। वो बहुत बड़ी जीत थी। एक तरफा चुनाव था। हम जाते थे, क्योंकि रात को जाते थे, बस और ट्रक से डिब्बे आते थे, प्रिसाइडिंग अफसर वगैरह लेके, स्टाफ लेके आता था जमा करने। तो देखते ही कह देते थे भाई साहब लाखों की जीत हो गई है। मतलब उन्हें एहसास हो जाता था जिस गांव में जाते थे वो। तो वो बड़ी जीत हुई। तीसरा चुनाव मेरा, वो चुनाव, उसमें पूरन प्रकाश जी भी लड़े थे बसपा से दूसरे चुनाव में। तीसरा चुनाव मेरा हुआ, उसमें लोकदल से रामेश्वर सिंह आए थे। अच्छा। कांग्रेस से समझौता था, और सपा से एक व्यक्ति आए थे जो अब ज्योतिषाचार्य बन गए, पैगाम के, वो आए थे। तो उस चुनाव को मैं 43,000 वोटों से जीता था। ये उस समय की मेरी स्थिति रही जी। चौथा चुनाव जो हुआ, उसमें मानवेंद्र सिंह जी उम्मीदवार थे कांग्रेस से, लक्ष्मी नारायण जी भी लड़े, और लोकदल से अजीत सिंह जी की बहन ज्ञानवती यहाँ मथुरा से लड़ने आ गई। तीनों का हमारा विभाजन हो गया वोटों का। 10-10, 12-12 हज़ार का अंतर रहा तीनों में। और मानवेंद्र सिंह जी कुल 1,79,000 वोट प्राप्त करके MP बन गए। केवल 1,79,000 वोट। चलिए, वो व्यक्ति भी अच्छे व्यक्ति है, कोई ऐसा नहीं है। तीसरी बार वो भी बन गए। उन्होंने गैप लेके बने, मैं जरा हैट्रिक लगाई मैंने।
तो उसके बाद पार्टी की स्थिति ठीक नहीं थी तो मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया। जी। तो फिर वर्तमान स्थिति के आगे आ, सर, जिस तरीके से बाकी के, चाहे जिला अध्यक्ष की बात करें, बाकी के पदाधिकारी, उनको जिम्मेदारी दे दी जाती है, लेकिन जिस तरीके से आप राज्यसभा सांसद एक बड़े स्तर पर, बड़े पद पर हैं, तो आप लोगों को किस तरीके से चुनावी जिम्मेदारी दी जाती है? क्या कार्य संभालने के लिए जो दिया जाता है कि चुनावों में देखिए ये कीजिए? अलग अलग उस समय डिस्ट्रीब्यूशन होता है कार्य का, हम्म, व्यवस्था भी देखनी, मंडलों पे जाना, मंडल की टीम के साथ बैठना, हम्म, पूरी रूपरेखा तैयार करना, फिर उनके साथ सेक्टर पे बैठना हम्म, प्रभारी के नाते या और कोई जिम्मेदारी दें, हम्म, तो सेक्टर से फिर बूथों पर जाना। हम्म, बड़ा लंबा कार्यकाल हो जाता है हम लोगों का, जी, 2-2 ढाई-ढाई महीने बाहर रहना पड़ता है उस समय जब जिम्मेदारी मिलती है। हम्म, तो उस तैयारी को हम पूर्ण कर लेते हैं और सफलता जी, मिलने के चांस बेटर होते हैं उससे। जी। अभी आपने कुछ समय पहले जिक्र किया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ी है और अपनी ग्रोथ की है, उस तरीके से अगर समाजवादी पार्टी आए या फिर कांग्रेस पार्टी आती है तो उसको करीब 20 साल लग जाएंगे, मतलब वो तरक्की करने में। तो क्या लगता है कि वो फिर आएगी और तरक्की करेगी, 20 साल लगेगा, मतलब 27 में, या फिर क्या लग रहा है? देखिए मैं तो नहीं मानता कि उनकी सत्ता में कोई वापसी होने के संकेत कैसे भी दिखाई नहीं देते। हम्म, अभी मोदी जी की लोकप्रियता और योगी जी की लोकप्रियता हम्म, दोनों चरम पे है, हम्म, और मैं तो कहूँगा ये दोनों तो, राहुल और अखिलेश, एक अबोध बालक है। अबोध शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं इनके लिए। अबोध बालक है जो कभी कुछ कहने लग जाता है, कभी कुछ कहने लग जाता है। ऐसे ही इन दोनों की स्थिति है। ये इतना तो कर सकते हैं कि पार्लियामेंट को न चलने दें। हम्म, अब देखिए अब सेशन हुआ है हमारा लोकसभा राज्यसभा का, 20 तारीख से 13 तक था। हम्म, एक भी दिन इन्होंने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया, नॉट ए सिंगल डे। 9 करोड़ रुपया बर्बाद होता है एक दिन का, अच्छा, 9 करोड़। अब लगाइए आप कितना पैसा हम्म, देश के हम्म, लोगों का, देश के ही लोगों का है वो पैसा, बिल्कुल, खर्च होता है बिना वजह के, बिना वजह के। अच्छा फिर वो मांगे भी पूरी कर दी गई। हम्म, भाई उन्होंने, छात्रों ने हम्म, धरने पे जो बैठे थे इस्तीफा मांगा, उन्होंने इस्तीफा मांगा, हमने इस्तीफा दे दिया, हम्म, बात खत्म हो गई। इतना बड़ा वहाँ जंतर मंतर पे वो किया गया, उनमें ऐसे असामाजिक तत्व भेजे गए कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के द्वारा हम्म, कि यहाँ कोई बवाल हो, गोलियां चलें, हम्म, ये एक ऐसा कांड बन जाए, भीषण इसका हादसा हो जाए। हम्म, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे गृह मंत्री जी भी पूरी तरह सतर्क थे, हम्म, प्रशासन वहाँ का पूरी तरह सतर्क था, कोई बात आगे बढ़ी नहीं। लेकिन हवा देने का काम बाद में भी होता गया। जी, जब छात्र इस चीज़ को तैयार नहीं हुए हैं, फिर इन्होंने संसद में हंगामा करना शुरू कर दिया। जी। सर, अगर 96 की बात करें, करीब जी। करीब 30 साल हो गए, 30 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं, तो तब की भारतीय जनता पार्टी और अब वर्तमान में किस तरीके का अंतर लगता है? क्या गिरावट आई है, बढ़ोतरी हुई है, या समान स्तर पर चल रही है? देखिए मैंने अटल जी का ज़माना देखा है, तीनों बार मुझे सौभाग्य मिला, तीनों बार अटल जी प्रधानमंत्री बने जब मैं यहाँ तीनों बार MP हुआ। तो 96 में भी बने वो मात्र 13 दिन के लिए, 98 में बने 13 महीने के लिए, 99 में बने तो पूरा कार्यकाल हम लोगों ने किया था। बहुत अंतर है। जब इतनी अनुशासनहीनता नहीं थी, विपक्ष भी शांत रहता था,
सुनता था। और मैं तो ये कहूँगा कि अटल जी के बारे में विपक्षी यूँ कहते थे कि अरे बोलेंगे नहीं क्या आज, मतलब उनको सुनने के लिए इतना आतुर रहता था। एक दूसरे से परामर्श भी करते थे, मैंने देखा परामर्श भी होता था, खुश होके एक दूसरे का जवाब देते थे। आज तो बोलने नहीं देते, ये स्थिति हो रही है जी। यहाँ। कोई भी जितने भी करीब 12-13 बिल पास हुए इस बार अभी, बिना चर्चा किए हुए, बिना चर्चा में भाग लिए हुए, कुछ मेंबर बुलवाते थे क्योंकि ये वॉकआउट कर जाते थे जी। और तो और लीजिए, वंदे मातरम का बिल लाया गया। अब वंदे मातरम हमारे लिए गौरव का विषय है, हमारी आन बान शान का विषय है। वो वंदे मातरम जिसे गा करके भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु ने फांसी के फंदे को चूमा था, वो वंदे मातरम जब स्वतंत्रता सेनानी निकलते थे सड़कों पे तो केवल वंदे मातरम का गीत गाते हुए निकलते थे। उस पर भी इन्होंने चर्चा नहीं की, ये वॉकआउट कर गए सदन से। कैसा दुर्भाग्य देश का कि जिन चीज़ों पर इन्हें भाग लेना चाहिए था, वंदे मातरम चर्चा में भाग लेना चाहिए था, उस पर भी इन्होंने भाग नहीं लिया जी। तो उस समय वो होता तो ये पूरी चर्चा सदन में होती। आज इस तरह के लोग आ गए विपक्ष में, जनाधार खिसक रहा है पूरा जी। लेकिन सत्ता की भूख अभी मिट नहीं रही है, क्योंकि 60-70 साल सत्ता रही थी। अब वो ही उन्हें याद सता रही है, नींद नहीं आती है रात को कि हमें कैसे सत्ता प्राप्त। जी। ये कमी, जज्बाती कमी आई है, भाषा शैली में कमी आई है और संविधान के प्रति जो निष्ठा है उस निष्ठा में भी कमी आई है। जी। संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा रहा है विपक्ष, धज्जियां उड़ा रहा है, ये स्थिति हो गई। जी। देखिए सर, जब भी चुनाव आते हैं तो चाहे पक्ष के द्वारा विपक्ष पे लगाया जाए, चाहे विपक्ष के द्वारा पक्ष पे लगाया जाए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। जिस तरीके से विपक्ष कहता है कि धर्म की राजनीति करती है बीजेपी जो है, अब राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा बहुत विख्यात है, उस तरीके से प्रचलित में आ रहा है और आरोप भी लग रहा है। इसी के साथ सर एक जातिगत फैक्टर बड़ा काम करता है, चाहे हम ज़िले स्तर की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो जैसे जाट फैक्टर है, जाट बाहुल्य है, ये क्षेत्र भी बात करें तो पहले भी रहा होगा, आपके चुनाव के समय भी उसने प्रभाव डाला होगा। तो क्या 2027 में भी जातिगत फैक्टर का प्रभाव रहेगा या अब जनता बदल रही है, वो काम को देखकर, चुनाव को देखकर वोट देगी? देखिए, जातिवाद जो है हमेशा हावी रहा चुनाव में और इसीलिए हर राजनीतिक दल उसी हिसाब से टिकट का वितरण करता है। जी। जहाँ ठाकुर कम्युनिटी है वहाँ ठाकुर भेजता है, हर एक राजनीति। जहाँ जाट है वहाँ जाट लड़ाया जाता है, जहाँ ब्राह्मण है वहाँ ब्राह्मण लड़ाया जाता है। तो ये स्वाभाविक है, एक लगाव होता है। लेकिन मोदी जी के समय में जातिवाद का बंधन टूट चुका है। ऐसे काम 60-70 साल से जो कमज़ोर तबका था हमारा, उसके घर दीपक जलाने का काम मोदी जी ने किया। चाहे वो उज्ज्वला गैस का मामला हो, चाहे आवास देने का मामला हो, चाहे आपका इतनी बीमारी चल रही है आयुष्मान का मामला हो, ऐसी बातें, चाहे शौचालय का मामला हो जिन्हें इज्जत घर का नाम दिया गया। तो अब वो जाति बंधन टूट रहा है जी। मोदी जी के नाम पर, उसमें कमी आ रही है। काम को देखा जा रहा है, हाईवे बन रहे, एयरपोर्ट बन रहे, आपके फ्लाईओवर बन रहे, सड़कें कैसी चमकदार बन रही है, ऐसा कोई गांव नहीं है देश में, देश की बात कर रहा हूँ मैं, मथुराई की नहीं कर रहा, जो गांव मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ा हो सड़क से। 1800 गांव मिले थे हमें, 18
ऐसे गांव थे जहां बिजली के बारे में लोग जानते नहीं थे। ऐसा एक गांव नहीं छोड़ा मोदी जी के नेतृत्व में कि किसी गांव कोई गांव विद्युतीकरण के बिना रह गया हो। जी। ये सब चीज़ें हैं विकास के लिए, इतना तभी तो विकसित भारत बनेगा। जो विकसित भारत का संकल्प लिया है मोदी जी ने, वो वैसे ही थोड़ी लिया है। जी। इन्हें कामों के आधार पर ही विकसित भारत बनेगा। आज हम मोबाइल के मामले में विश्व में दूसरे स्तर पर हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में जिस ब्रिटेन ने हम पर 200 साल राज किया, आज हमने उसे अर्थव्यवस्था में पीछे छोड़ दिया, भारत चौथे स्थान पर आ गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज हम रक्षा के उपकरण जितने भी रक्षा के थे, हम बाहर से आयात करते थे। आज ऐसी मिसाइलें हमने बना दी कि पूरा विश्व अचंभा कर रहा है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। जी। ऐसे ऐसे चंद्रमा पे पहुंच गए, आसमान में हम विजय तिरंगा लहरा रहे हैं, खेलों के मैदानों में तिरंगा फहरा रहे हैं। तो ये बातें जी। मोदी जी ने हर चीज़ पे ऐसा ध्यान दिया है। और मैं एक चीज़ बताऊं, ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये उन्होंने ये सोच कर बनाया है कि आने वाले 10 साल बाद हिंदुस्तान का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं होगा, नौकरी देने वाला बनेगा। जी। ये लेके चल रहे, तभी तो विकसित भारत बनेगा। जी। फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा। तो निरंतर हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं विकसित भारत के। मोदी जी का संकल्प पूरा होगा, हिंदुस्तान विकसित भारत बनेगा। हिंदुस्तान पूरे विश्व को दिशा देने वाला भारत बनेगा। चाहे उसे विश्व गुरु कह लो, चाहे एक दिशा देने वाला भारत बनेगा। जी, आपने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के या नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम हो रहे हैं या डेवलपमेंट हो रहे हैं बता रहे हैं, विपक्ष कई सारे आरोप भी लगाता है। चाहे हाईवे की बात करें तो हाईवे में बनने के कुछ समय बाद ही कहीं ना कहीं उसमें निर्माण में और उसमें कमी दिखाई दे जाती है, और भी कई सारे आरोप लगाते हैं। लेकिन फिलहाल हम क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। आपने जिक्र किया अखिलेश यादव और राहुल गांधी का कि अबोध बालक लगते हैं आपको। तो अखिलेश यादव तो एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उस दौरान शायद आपकी मुलाकात भी रही हो। तो कमी के अलावा अगर अखिलेश यादव की अगर मैं बात करूं, किसी अच्छाई की बात करूं, खासियत की बात करूं या उनके किसी अच्छे काम की बात करूं, तो वो क्या लगता है आपको? देखिए, मेरे यहाँ 2 ऐसे सबूत हैं जो सामने आए उस समय। एक तो जवाहर बाग कांड, जिसमें मुकुल द्विवेदी जैसे हमारे शेर एसपी सिटी की जान चली गई। एक उसमें ऐसो मारा गया फरे का। दूसरा कोसी का जो घटना हुई कोसी में, जिस तरह से हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार हुए। आज हम खाएं आके दहाड़ा, मारो सालों को, ये कर दो वो कर दो। हिंदुओं के खिलाफ तमाम FIR हुई जो आज तक चल रहे केस। तुष्टीकरण से वो अपने को बचा नहीं पाए अखिलेश। हिंदू मुस्लिम क्यों होता है? जी। ये एक तरह से तुष्टीकरण की नीति रखोगे तो ये होगा। अब क्यों नहीं हुआ? कहीं दंगा हुआ है? जी। योगी जी के समय में किसी ने हिम्मत की है दंगा करके दिखाए? कानून का राज, कानून व्यवस्था जी। जो उस समय अतीक अहमद अंसारी अखिलेश के समय में बादशाह बन रहे थे, आज नामो निशान है उनका, इस जमीन पर है वो। ये है अंतर कार्य प्रणाली में और कार्यशैली में। जी, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते थे, इस तरीके से दंगे होते थे, लेकिन वो आरोप लगाते हैं कि योगी सरकार और योगी आदित्यनाथ ही हिंदू मुस्लिम करते हैं। अगर मथुरा जिले की बात करें तो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाते हैं, मस्जिद के लिए करते हैं। मैं बताऊंगा जी। तो उसमें सर ये कहते हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर आपने बनाया, क्योंकि राम मंदिर में राम श्री राम टेंट में रह रहे थे, वहाँ आवश्यकता थी। कृष्ण जन्मभूमि का कॉरिडोर की भी आवश्यकता नहीं है, उस तरीके से विस्तार भी हो रहा है, फिर भी क्यों मतलब मांग उठा रहे हैं? देखिए, मांग बीजेपी नहीं उठा रही है, जनता की भावना है। ये तो सबको मालूम है। अगर इसमें मस्जिद को खुदवा लो, मूर्तियां न निकले तो मेरी गर्दन कटवा देना। मैं कह रहा हूँ आपसे, बड़ा इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ मैं। मस्जिद को खुदवा लीजिए, मूर्तियां न निकले
तेजवीर सिंह गर्दन कटवा देगा, इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ। यहाँ मूर्ति ये मंदिर था, जो जेल है, जेल रही जहाँ जन्म भी हुआ, उसका आधा भाग तो इस मस्जिद में चला गया है। तो ये जनता की भावना है, जनता चाहती है कि हमारे कन्हैया के बीच में कोई ऐसी वो न रहे परेशानी, इसलिए ये किया। देश आज़ाद हुआ, मैं आपसे के पूछना चाहता हूँ, तो विकास जी देश जब आज़ाद हुआ, भारत जश्न मना रहा था, लेकिन नेहरू और जिन्ना मिले के इस माँ भारती के टुकड़े करने चाह रहे थे। गांधी जी ने तो इतना तक कह दिया था कि मेरी लाश के ऊपर होके ये भारत के टुकड़े होंगे, आपने पढ़ा हो हिस्ट्री में, है ना। लेकिन मुस्लिम लीग के दबाव में, अंग्रेजों के दबाव में, मुस्लिम लीग और अंग्रेज उस समय मिले हुए थे कि एक रहा तो ये जने क्या कर देगा भारत। इसलिए भारत के टुकड़े करने में इन 4 लोगों की वो जुड़ी हुई थी। क्या तब हिंदू मुसलमान नहीं देखा गया? बताइए, मुस्लिम लीग का इतना दबाव रहा राजनीतिक क्षेत्र में, तभी तो भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई 51 में। तभी तो हुई कि हिंदुओं की बात करने वाला कोई नहीं है सदनों में। तो ये भी तो देखना पड़ेगा। आपने 2 बातें और कही जी। एक तो आपने राम मंदिर में चोरी की घटना की बात की, मैं मानता हूँ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, चोरी की घटना, लेकिन मुख्यमंत्री ने तुरंत SIT का गठन किया। कुछ लोग पकड़े भी गए, कुछ से पैसा भी बरामद हुआ। उसमें मुख्यमंत्री बार बार कह चुके हैं कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, दोषी चाहे कितना भी बड़ा आदमी। भाई और क्या चाहिए, और क्या चाहते हैं जी। तुम? आज राम मंदिर की वकालत कर रहे हो, तुमने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, सरयू का रंग लाल हो गया था नदी का पानी का, तभी आज तुम्हें याद आ रहे रामलला। मैं तो ये कहूँगा बेशर्मी की भी कोई हद होती है। जी। तब कुछ नहीं था। 1966 में इन्हीं कांग्रेसियों ने हिंदुओं पर और गौ भक्तों पर दनादन गोलियां बरसाई थी, जिन्हें कितने हजार लोग मरे थे। तब इन्हें वो नहीं आया, आज याद आ रही है राम मंदिर की इन्हें। जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये ऐसी राजनीति न करें जनता को भड़काने की। सही तथ्यों को सामने रखे, सदन में भी रखे, जनता के आगे रखे। हाँ, चुनाव आए तो कुछ बात कहें, ठीक है, लेकिन हर समय मोदी 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 जी को गाली देना, मोदी जी के प्रति अपशब्द कहना, ये इन लोगों को शोभा नहीं देता। इसलिए मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है, अबोध बालक। जी सर, अगर मैं ज़िले की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी मथुरा ज़िले में है वर्तमान में, तो जिस तरीके से सर बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी देखिए वर्तमान में देखिए शुगर मिल का बहुत ज़्यादा प्रचलन में चल रहा है। अभी तो ये कह रहे हैं कि उसी विभाग के मंत्री हैं, गन्ना मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, और इसी वादे को लेकर वो चुनाव जीते। 5 साल पूर्ण होने के आए हैं, लेकिन शुगर मिल खुलने का नाम नहीं लिया। यमुना शुद्धिकरण को लेकर सांसद जी जो हैं उनको टारगेट किया जाता है, उनसे बात की जाती है और सवाल पूछे जाते हैं। मथुरा की स्थिति बात कर तो वर्तमान में बहुत सारे मुद्दे हैं, बिजली को लेकर भी है, सड़क की स्थिति यहाँ है। तो अभी तो 10 साल हो गए, और क्या लग रहा, मतलब ये तीसरा जो है अगर चरण आया और जीती है, तो क्या तीसरी बार भी हमें फिर यही सब परेशानी देखने को मिलेगी? देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहला तो ये अपना शुद्धिकरण का मामला लूँगा मैं। शुगर मिल तो एक ज़्यादा बड़ी बात नहीं है जी। तो यमुना शुद्धिकरण के लिए मैंने अभी भी, आप देखते हो राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई, बिल्कुल। तो मैंने उसमें भाग लिया सदन की कार्रवाई में, और मैं यमुना जी पे बोला। उसमें STP बढ़ाने के लिए मैंने मांग की,
उसमें कुछ नाले अभी रह गए हैं, जो गंदे नाले अभी यमुना में गिर रहे हैं। काफ़ी टेपिंग हो गई काफ़ी नालों की, लेकिन ज़्यादा नहीं है, 2-3 है। उसको भी पूर्ण कराया जाए, मैंने अभी उठाया है अभी। तो उस पर कार्रवाई धीरे धीरे, देखिए पानी में निश्चित रूप से शुद्ध होगा, निर्मल जल होगा यमुना का। अभी काम रुका नहीं है, यमुना एक्शन प्लान बना हुआ है और हमारी बातों पर भी गौर किया जाएगा। ये जो हम उठाते हैं जी। निश्चित रूप से गौर होता है। उसका एक उदाहरण दे दूं, मैंने स्कूलों की पुस्तकों की और फीस की बात उठाई थी अभी। बिल्कुल उठाई थी। बिल्कुल। उसमें पूरे देश में एक तरह से वो हो गया, जी। पूरे देश में छापे पड़े, स्कूलों की फीस, सभी स्कूलों की, पूरे देश की, मेरे प्रश्न उठाने पर फीस कम कर दी गई। जिस तरह से अभिभावकों की लूट होती थी वो लूट बंद हो गई। तो ये काम होंगे, इतना काम हो रहा है, देखना आप 2 साल में। आपको मैं कहना चाहता हूँ, एक मैंने पढ़ा था नरसी का भात, जी। शायद आपने सुना हाँ, हो बिल्कुल न पढ़ा हो। सुना है, पढ़ा भी है। नरसी ने अपना सब कुछ त्याग दिया था भगवान के नाम के आगे, सब कुछ। अब भात का समय आया, उस पर देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो गया, उसे भगाने का प्रयास हुआ अपनी बेटी के यहाँ से। ससुराल वालों के द्वारा। बेटी ने भी कहा, पाप बाबू क्यों आए हो तुम, मेरी हंसी करा दी, लेकिन वो जमा रहा। और जमने के बाद जब समय आया भात का, तो बेचारा परेशान। बाबा लोग संग गए थे संत, भगवान कृष्ण खुद रुक्मणी जी को लेके वहाँ समय पे पहुँच गए घर, और भात के लिए तैयार किया, भात करो जी। भात भरा। जो डिमांड थी, जो पत्र भेजा था नरसी की हंसी करने के लिए, उसके समधी ने वो पत्र फैलवा लिया, और उसी तरह वो भात कृष्ण भगवान ने भरा। और जब जाने लगे कि और कोई कमी रह गई हो तो बता दो, जाने लगे वो, तो 2-3 औरत वहाँ नहीं पहुँच पाई थी भात के समय। उन्होंने देखा कि नई नई साड़ी पहन के घूम रही हैं सब। तो कृष्ण कन्हैया को रोका कि हम रह गए कन्हैया। कन्हैया ने कहा कि भाई अभी कुछ रह गए। कुबेर भंडारी से कहा, जाओ गुजरात में द्वारका में हुंडियों की वर्षा कर दो। हुंडियों की वर्षा हुई। गुजरात तभी से माला माल है। ये कोई सत्य कथा है, कोई वैसे बनाई हुई नहीं है। तो आज ऐसी वर्षा जो भगवान श्री कृष्ण ने की थी मथुरा वृंदावन में, तो ऐसी वर्षा हर बार योगी जी करके जा रहे हैं जी। इतना पैसा उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है सड़कों के लिए। और देखिए बिजली के बारे में आपने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो इतना पैसा आ रहा है, बदलाव और देखना आप उम्मीद नहीं की होगी। ऐसी रोडें बनेंगी, यहाँ एलिवेटेड रोड बनेगी जी। ये होने जा रहा है, आपको पहले ही बताऊं। तो दूसरा आपने कहा बिजली का, बिजली की समस्या कैसी रहती थी, 18-18 घंटे बिजली नहीं आती थी, हमने ही देखा है। परेशान हो जाते थे, पंखे से हवा करते रहते थे अपनी, जिसे गांवों में बीजना कहते हैं जी। लेकिन मैं कहूँगा बसपा में ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय बन गए। मथुरा और हाथरस का एक तरह से मिला हुआ मान लो, दूरी नहीं है ज़्यादा। तो उन्होंने जैसे हाथरस को माना उसी तरह मथुरा को भी माना। बिजली कटौती बंद सी हो गई। उसके बाद बिजली की फिर दिक्कत आई, किल्लत आई।
फिर श्रीकांत शर्मा आ गए। हम्म, श्रीकांत जी के समय में बिजली कटौती बिल्कुल बंद सी हो गई। अब वो समय अपनों का देखा है आपने, हम्म, जो अपने मंत्री रहे। अब अपनों में और दूसरों में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, लेकिन फिर भी बिजली की व्यवस्था इतनी खराब नहीं है। मैं कहूँगा दुरुस्त है। जाती है 2-4 बार चली जाएगी तो आ भी जल्दी जाती है, जी, उतना वो नहीं है। हम्म, तीसरी बात मैं कहूँगा किसान के लिए, देखिए किसान को लीजिए आप, नहरों और बम्बों और रजवाहों पर जाइए, हम्म, हमने तो देखा नहीं ऐसी सफाई, ऐसी पटरी बनी है नए तरीके से। मैं गया तो मैं ताज्जुब कर गया, गाँवों में गया 2-4 में, मैंने देखा ये तो अद्भुत ही चीज। जनता पार्टी में इसका ध्यान रखा गया था हम्म, जब चौधरी चरण सिंह रहमंती थे, हाँ, मोरारजी भाई उस समय हाँ, पहले प्रधानमंत्री थे, पहले गैर गैर कांग्रेसी। तो वो उस समय, क्योंकि चौधरी चरण सिंह किसान थे, किसान नेता थे, वो जानते थे किसानी की बात को, उन्होंने इन नहर और रजवाओं पर ध्यान दिया था। जी, आज वो ही चीज़ भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार कर रही है। जी। मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे, जिस तरीके से सर 2024 में आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया है, तो सीट बंटवारे को लेकर बड़ा ही मतलब विचार चल रहा है, किस तरीके से सीट बंटवारे होंगे। बड़े चेहरे आरएलडी के अंदर जो सीट की मांग रहे हैं, अब 5 विधानसभा सीट पर अभी तो बीजेपी का कब्जा है, तो किस तरीके से सर लग रहा है, कितनी सीट आरएलडी के खाते में जाने वाली, कितनी सीट का बंटवारा होगा, कैसे होगा? देखिए, जयंत चौधरी भी एक मजे हुए राजनेता हैं और इस समय हमारे केंद्र में मंत्री भी हैं। जी, ये सीट, ये सब, ये या तो प्रिंट मीडिया कह लो या सोशल मीडिया कह लो, ये सब बातें वो उछाल रहे हैं। हमारे पर सीट बंटवारे में हमारी पार्टी में और जैन जी की पार्टी में कोई किसी तरह की वो नहीं रहेगी। एक जगह बैठेंगे और सीट बंटवारा ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी, हो जाएगा। जी, लोक दल को सीट तो देनी है। कितनी ले- लगभग? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, मेरा नेतृत्व जानेगा ये। मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं उस स्थिति का आदमी नहीं हूँ। लेकिन उन्हें मिलेंगी और वो संतुष्ट होंगे। ये मैं बता रहा हूँ, मेरे शब्द को जरा आप आगे भविष्य में याद रखना। उन्हें संतुष्ट कर लिया जाएगा, संतुष्ट होकर होगा, चुनाव होगा। और फिर मैं कहता हूँ लोकदल हमारा अलायंस में है, बिल्कुल सहयोगी दल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव रह क्या जाता है फिर, आप ही बताइए। हमारी लड़ाई अब ईमानदारी से बताऊं तो उन्हीं से होती थी, मेरी भी होती थी, मैं चुनाव लड़ता था। लेकिन उस जब दोनों जुड़ जाएंगे, कंपटीशन खत्म, कंपटीशन फिर रह क्या जाएगा। तो इसलिए कोई ये 27 का चुनाव, इस तरफा चुनाव होने वाला है, कहीं कोई नहीं टिकेगा। और 22 में हमारी आई थी 255 सीट, 17 में आई थी 312 सीट। हम 17 के आंकड़े को भी पार करेंगे।